22.4 लीटर ऑफ गैस एट एसटीपी, है ना। इसको भी क्या बोलते हैं हम, मोलर मास, ठीक है। 2 इंटू वेपर डेंसिटी को भी क्या बोलते हैं हम, मोलर मास, ठीक है। फिर मास ऑफ 6.022, हाँ, इंटू 10⁻23, कोई भी पार्टिकल्स, है ना, एटम, मॉलिक्यूल, इसको भी क्या बोलते हैं, इसका मोलर मास बोलते हैं। देखो ये सब मोलर मास हो, ठीक है। 1 मोल का मास, ठीक है, और इसकी यूनिट क्या होती है, ग्राम, है ना, ये ध्यान रखना है, इसकी यूनिट क्या होती है, ग्राम होती है, ठीक है ना। और इसका और मॉलिक्यूल या एटॉमिक मास का क्या रिलेशन है कि जो मैग्नीट्यूड होता है वो क्या आएगा, हमेशा इक्वल आएगा, है ना, लेकिन वैल्यू में बहुत अंतर होगा, ठीक है ना, कि उसका जैसे कि मान लो O2 का क्या होगा 32 AMU, ये क्या होगा इसका मॉलिक्यूलर मास, और 32 ग्राम क्या होगा इसका मोलर मास, ठीक है, 1 मोल का मास, ठीक है। तो ये दोनों हैं बहुत डिफरेंट, इसको उसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा तो एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा, है ना, या फिर 1.6 इंटू 10⁻⁻24 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब 32 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻24 क्या हो जाता है, ग्राम हो जाता है, ठीक है, क्योंकि 1 AMU इक्वल टू कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। और इसको याद रखने का दूसरा तरीका है, दिस इज मास ऑफ 1 प्रोटॉन, है ना, ये एक प्रोटॉन का मास है, या हाइड्रोजन के एक एटम का मास है, ठीक है ना, इतना ही होता है, क्योंकि हाइड्रोजन के एक एटम में एक ही प्रोटॉन होता है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन के मास को हम निग्लिजिबल मानते हैं, ठीक है, और न्यूट्रॉन का मास भी हम कितना मानते हैं, इतना ही मानते हैं, है ना, इसीलिए दोनों के नंबर प्लस कर देते हैं तो हमारा क्या आ जाता है, एटॉमिक मास आ जाता है, ठीक है ना। AMU में नंबर प्लस करोगे तो कितने में, काय में आएगा, AMU में। जैसे ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन 8 न्यूट्रॉन, तो 8 + 8 16 AMU, ठीक है, इंटू ये कर दोगे तो ग्राम हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीजें हमने करी थी, इससे नंबर ऑफ एटम्स वगैरह ये सब निकाले थे, ठीक है। आज हम पढ़ते हैं क्या, स्टाइशियोमेट्री, है ना, स्टाइशियोमेट्री, ये भी हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्टाइशियोमेट्री, ठीक है। स्टाइशियोमेट्री का मीनिंग होता है कि कैलकुलेशन बेस्ड ऑन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, कि कोई भी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन पर बेस्ड जो भी कैलकुलेशन करते हैं, दैट इज कॉल्ड स्टाइशियोमेट्री, ठीक है। तो जो बैलेंस करने के लिए हम जो वो ये लगाते हैं, जैसे N2 + 3H2 gives 2NH3, तो ये जो बैलेंस करने के लिए जो लगाते हैं इनको क्या बोलते हैं, स्टाइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट, these all called stoichiometric coefficient, ठीक है, इनको बोलते हैं स्टाइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स, ठीक है, शायद इसीलिए इसका नाम फिर स्टाइशियोमेट्री दे दिया, ठीक है। तो ये जो स्टाइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट होते हैं ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, हाँ, कैसा लिख लो, these stoichiometric coefficient represent number of moles, और मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं, मॉलिक्यूल। लेकिन क्या होता है, देखो अभी जैसे हमने डिफरेंस समझा था, मॉलिक्यूल का मास किस में आता है, AMU में आता है, और मोल का मास किस में आता है, ग्राम में। तो डे टू डे लाइफ में हमारे लिए मोल इज बेटर, है ना, कि अब हम किसी को बोलेंगे कि 10 AMU वे करके लिया, तो 10 AMU में देख बहुत ही कम है ना, तो वो शायद ऐसा हमारे पास ऐसा बैलेंस ही नहीं होगा, है ना, नॉर्मल उसमें, ठीक है। लेकिन किसी को बोले कि इसका 10 ग्राम करके लिया तो आसानी से करके ले आएगा। इसीलिए हम क्या मोल कंसेप्ट पढ़ते हैं, मॉलिक्यूल कंसेप्ट नहीं पढ़ते, ठीक है। तो मोल कंसेप्ट पढ़ने का ये रीजन है ना, कि एक बड़ी क्वांटिटी रहती है तो उसको हम डे टू डे लाइफ में यूज कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मोल का मास काय में आएगा, ग्राम्स में सीधे सीधे, ठीक है, आए ना समझ में, है ना। और मोल को मास में बदलने के लिए क्या करेंगे, मोलर मास का मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो क्या आ जाएगा, मास इन ग्राम आ जाएगा,
ठीक, इस पर ही बेस्ड है ये सब कुछ चीज, ठीक है। हाँ, अब जैसे ये जो रिएक्शन है, अब इस रिएक्शन का क्या मीनिंग है कि 1 मोल N2 reacts with 3 mole H2 ना, and give 2 mole NH3 अमोनिया। अरे सॉरी है ना, ये NH2 नहीं लिखना, NH3 H2, ठीक है, NH3 अमोनिया, ठीक है। तो कोई भी जब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होती है ना, तो उसका मतलब ये होता है कि इसके इतने मोल से इसका इतने मोल रिएक्ट करके इतने मोल बनाएगा, ठीक है ना। एक से ज्यादा चीज बनेगी तो वो भी बनाएगा, ठीक है ना, ठीक है। जितने भी, जैसे मान लो इसके साथ साथ मान लो कुछ और बनता तो उसके उतने मोल बन जाते, ठीक है। तो जो भी बैलेंस करके जो भी आएगा वो, ठीक है। जैसे मान लो लिखा है C प्लस O2 gives CO2, ठीक। अब सबसे पहले देखना है कि ये बैलेंस है कि नहीं, तो बैलेंस है, एक C दो दो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, 1 मोल कार्बन रिएक्ट विथ 1 मोल ऑक्सीजन एंड गिव 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, इसका ये मीनिंग, ठीक। इसकी जगह मान लो होता C प्लस O2 gives CO, तो अब ये बैलेंस नहीं है तो इसको बैलेंस करना पड़ता है, तो यहाँ 2 लगा देते हैं और यहाँ भी क्या लग जाता है, 2 लग, ठीक है। तो अब इसका मीनिंग क्या हो गया, 2 मोल कार्बन रिएक्ट विथ 1 मोल ऑक्सीजन एंड फॉर्म 2 मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, ऐसा। तो ये हमारा बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमको ये नॉलेज दे देती है, ठीक है, कि इसके 1 मोल से इसका 2 मोल बन रहा है, इसके 3 मोल से भी इसका 2 मोल बन रहा है, ठीक है, जब ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब इसको हम काय में चेंज करते हैं, मास में भी चेंज कर सकते हैं, कि अब जैसे 1 मोल N2, 1 मोल N2 का मतलब कितना हो गया, कितने ग्राम हो गया ये, नहीं 1 मोल N2, देखो, हाँ हाँ, नाइट्रोजन का, देखो अब ये नाइट्रोजन क्या है, मॉलिक्यूल है ना, तो नाइट्रोजन का जितना मॉलिक्यूलर वेट होगा उतने ग्राम होगा, ठीक है। देखो 1 मोल का मतलब कि इसका मोलर मास है ना, नाइट्रोजन का मोलर मास, तो नाइट्रोजन का मास कितना होता है 14, तो N2 का कितना हो गया 28, तो 1 मोल N2 मतलब 28 ग्राम N2, ये हो गया, ठीक है। हमेशा जब भी मोल को मास में कन्वर्ट करना है तो मास इक्वल टू मोल इनटू मोलर मास ना, इससे हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे, ठीक है ना। तो मोलर मास क्या होगा, सम ऑफ एटॉमिक मास, है ना, बस ग्राम में लिखना है उसको, एटॉमिक मास को सम करके ग्राम में लिख दो, वो हो जाता है उसका मोलर मास, ठीक है। अब 3 मोल H2 है ना, तो H2 का कितना होता है मोलर मास 2, H का 1 होता है तो H2 का 2 हो गया, ठीक है, मोलर मास क्या हो गया 2 हो गया, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 है ना, मतलब कितना हो जाएगा 6 ग्राम H2, ठीक है। अब NH3 का, NH3 के भी 2 मोल है, 2 मोल NH3, तो NH3 का कितना होता है 14 प्लस 3 मतलब 17, तो 17 इंटू 2 मतलब कितना हो गया 34 ग्राम NH3। देखो ये कंजर्वेशन ऑफ मास को भी बता रहा है ना, 28 प्लस 6 मतलब 34 है ना, कंजर्वेशन ऑफ मास भी होगा, जितना मास रिएक्टेंट का होगा प्रोडक्ट का यदि पूरा पूरा कन्वर्ट हो रहा है तो उतना ही बनेगा, पूरा नहीं होगा तो कम बनेगा, है ना, अदरवाइज नहीं तो उतना बनेगा, ठीक है। होता है कुछ थोड़ा बहुत मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है लेकिन वो नॉर्मली नहीं, ठीक है। तो ऐसे आए, समझ में आया ये, तो ऐसे मोल्स को हम काय में कन्वर्ट कर सकते हैं, ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इस पर हमको कैसे क्वेश्चंस पूछते हैं, है ना, हाँ, तो अब ऐसा लिखो, देखो फाइंड, ये पूरा देखो सब न्यूमेरिकल्स
पर ही बेस्ड है ना, इसमें थ्योरी कुछ भी नहीं आएगी, सब न्यूमेरिकल्स ही पूछेंगे। फाइंड नंबर वो सॉरी फाइंड मास ऑफ अमोनिया, फाइंड मास ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस्ड by the reaction of 56 ग्राम ऑफ 46 नहीं 56 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। देखो अब ये जब भी रिएक्शंस होती हैं तो नाइट्रोजन मतलब N2 होता है ना, ऑक्सीजन मतलब O2 होता है, क्योंकि कभी भी रिएक्ट कौन करते हैं, हाँ मतलब एग्जिस्ट कौन सा फॉर्म करता है, मॉलिक्यूल का फॉर्म करता है, तो हमें तो मॉलिक्यूल ही डालने पड़ेंगे रिएक्ट कराने के लिए, है ना। इसलिए हमेशा क्या लिखेंगे हम, N2H2O2, ये जो उनके मॉलिक्यूलर फॉर्म होते हैं, कभी भी ON ऐसा नहीं लिखना। हाँ वो दे दें तो अलग बात है, फिर हम उसको यूज करो, बाकी लेकिन कभी भी नहीं लिखना। इसीलिए कई बार बुक में ऐसा लिखा होगा डाई ऑक्सीजन, डाई नाइट्रोजन, लेकिन इन कॉमन प्रैक्टिस कोई भी डाई वगैरह नहीं बोलेगा, है ना, नॉर्मल बोलेगा। और मोस्टली क्वेश्चंस जब आएंगे हमें कॉम्पिटिटिव में भी या स्कूल में भी, तो उसमें डाई बहुत कम यूज होगा, है ना, वो आपको नाइट्रोजन ही लिख के देंगे। तो कभी भी जब भी रिएक्शन होगी तो वी हैव टू यूज मॉलिक्यूल्स नॉट एटम्स, बिकॉज इन प्रैक्टिस, है ना, ओनली मॉलिक्यूल एग्जिस्ट, है ना, हमने पढ़ा था मॉलिक्यूल आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, है ना। तो एटम का एग्जिस्टेंस इंडिपेंडेंट नहीं है ना, मॉलिक्यूल का। यदि कोई एटॉमिक फॉर्म में कर भी रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, ना, हीलियम, नियॉन, दीज आर कॉल्ड मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना। तो हमेशा यही लिखना, है ना, कभी कभी ऐसी गलती हो जाती है कि एच ही लिख देता है, ठीक है, ऐसा नहीं करना। हाँ तो अब देखो, अब हमारा इनके क्वेश्चन करने का सबसे पहला तरीका क्या है कि राइट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। सबसे पहले हमें कहां तक लिखा था क्वेश्चन, 56 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन विथ इनफ हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन जितनी जरूरत है उतनी हमारे पास, है ना, कि जितनी जरूरत है हाइड्रोजन की उतना हाइड्रोजन उसको दे दिया, ठीक है ना। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, राइट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन, यदि कोई इक्वेशन बहुत टफ होगी तो वो आपको दे देंगे कि बाय द फॉलोइंग इक्वेशन, ऐसा करके खुद ही लिख के देंगे, है ना, जो वो समझेंगे कि ये बच्चे नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब सबसे पहले हमने केमिकल इक्वेशन लिखी, N2 + H2 गिव्स NH3, और फिर उसको क्या कर देंगे हम, बैलेंस कर देंगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, N2 + 3H2 गिव्स 2NH3, ठीक है, बैलेंस ही आ गया, ठीक है। अब हमारे पास गिवन क्या है, उसको चाहो तो ऊपर लिख लो, इसका 56 ग्राम, और ये हमको निकालना NH3, है ना। हाँ 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 हाँ, देखो बैलेंस करने में सिंपलेस्ट रेशियो में करना हमेशा, है ना, नहीं तो ये 1, 3 और 2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 2, 6 और 4 भी लिख सकते हैं, है ना, ठीक है। मतलब को किसी भी रेशियो में ये बैलेंस हो जाएगी, लेकिन हमें कौन सा रेशियो लेना है, सिंपलेस्ट रेशियो, ठीक है। तो इसलिए 4 से सबको क्या कर दो, डिवाइड कर दो, ठीक है, तो फिर आ जाए, है ना, बैलेंस केमिकल इक्वेशन इन सिंपल होल नंबर, है ना, उसमें करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा ये, कई बार फ्रैक्शन में भी कर दो चल जाएगा, मगर रेशो सिंपल होना चाहिए, है ना, कि उससे और छोटा रेशो नहीं होना चाहिए, ठीक है, उसमें ही करना, ठीक है। कभी कभी जरूरत पड़ती है फ्रैक्शन में करने की, है ना, हमसे नहीं बैलेंस हो रही है तो फ्रैक्शन में कर दो और फिर उस नंबर से सबको मल्टीप्लाई कर दो। जैसे मान लो ऐसा हुआ, C6H6 + O2 गिव्स CO2 + H2। अब हमको ये थोड़ी बड़ी दिख रही है, थोड़ा वैसा दिख रहा है, तो सबसे पहले क्या कर लो, अब O इसमें भी है, इसमें भी और इसमें भी, 3 जगह, तो O को छोड़ दो, O को मत करो बैलेंस, किसको करो, कार्बन और हाइड्रोजन को करो। तो इधर 6 है कार्बन, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 6, यहाँ 6 है तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 3, है ना। अब ऑक्सीजन को करो, 6 × 2 = 12, है ना, और 3 × 1 = 3, मतलब 15 होगा। तो सबसे पहले क्या लिख लो, इसको 15/2 लिख लो,
है ना, तो हो गया 15, क्योंकि O2 है इंटू 15/2 मतलब 15 हो गया, बैलेंस हो गया। नहीं 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 देखो, लिख ये मैं तरीका बता रहा हूं कि कैसे करना है बैलेंस, है ना, ऐसा लिख लिया, है ना। तो अब इसके बाद नहीं तो फिर कैसे करेंगे हम, इधर 15 है, इधर हमारे फिर कुछ अलग नंबर आएगा। तो 15 बनाने के लिए क्या कर दिया हमने, 15/2 कर दिया। अब क्या कर दो, 2 से सबको मल्टीप्लाई कर दो, तो बैलेंस हो गई। 2C6H6 प्लस 15O2 gives 12CO2 प्लस 6H2, है ना। ये ऐसे ये तरीका अपनाना, कभी भी प्रॉब्लम आए ना तो जो ज्यादा हो उनको छोड़ देना, पहले दूसरों को कर लो, फिर उसको फ्रैक्शन में कर लो, और फिर उसके बाद उसको कर दो, ठीक है। तो दिस इज अ वे, है ना, ऐसे कर सकते हैं इसको, ठीक है। कुछ कुछ में हमको ऐसा भी करना पड़ता है, फ्रैक्शन में भी। अभी हम जब पढ़ेंगे थर्मोडायनामिक्स, है ना, तो इसकी कंबशन के लिए पढ़ेंगे तो हम कुछ डेफिनेशन, बाय डेफिनेशन इसका 1 ही लेना पड़ेगा। तो अब यहाँ 1 लेना पड़ेगा तो फ्रैक्शन में लाना ही पड़ेगा उसको, ठीक है। तो वो तो खैर अलग बात है, नॉर्मली ऐसा करेंगे, ठीक है। तो कभी ऐसी प्रॉब्लम आए तो इनको इस ढंग से करना। अभी इस पे भी चलो एक क्वेश्चन करेंगे फिर। हाँ 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 हाँ, अगर अपन ने सिंपलेस्ट नंबर्स में लिया तो फिर इसका जो मास होगा उसमें डिफरेंस नहीं है। कैसा मतलब क्वेश्चन में लिखा है हाँ फाइंड मास ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस्ड, हाँ यहाँ पर अगर हमने इसको सिंपलेस्ट रेशियो में ले लिया हाँ हाँ तो यहाँ पे अमोनिया का जो मास है वो डिफरेंट आ सकता है। हाँ, आएगा ही ना, उसी को तो हमको फिर करना है, लेकिन हमको इसके लिए निकालना है, यही तो हमको सीखना है ना। मतलब इसको सबसे पहले सिंपलेस्ट में आप सबसे पहले लिखो, ठीक है। अब उसके बाद दूसरा काम क्या करना है, अब कितने N2 से कितना NH3 बन रहा है ये काम करना है, हमको लिखना है बाय इक्वेशन, है ना, कि बाय इक्वेशन, इक्वेशन के अकॉर्डिंग कितने से कितना बन रहा है। तो कितने से बन रहा है, 1 मोल N2 गिव कितना बना रहा है, 2 मोल NH3। देखो अब हाइड्रोजन का उन्होंने कुछ नहीं दिया, तो हाइड्रोजन को छोड़ दो, सीधे N2 से NH3 का रिलेशन कर दो, ठीक है। तो सेकेंड स्टेप में क्या करना है, जिसका पूछा है ना वो, और जिसका गिवन है उनके बीच में रिएक्शंस में क्या रिलेशन है वो लिखना है, ठीक है। अब थर्ड थिंग क्या करो, ये मास दे रखा है तो इसको भी काय में कन्वर्ट कर लो, मास में कन्वर्ट कर। तो क्या हो गया, 28 ग्राम N2 गिव 2 इंटू 17 मतलब 34 ग्राम NH3, ठीक है। तो ये आ गया। अब हमें कितने के लिए निकालना है, लेकिन 56 के लिए। तो बाय यूनिटरी मेथड 56 ग्राम N2 गिव, तो कितना हो जाएगा 34/28 इंटू 56, है ना। तो कितना हो गया 8 और 6 68 ग्राम अमोनिया, ठीक है। ऐसे तो अब हमने पहले किसका यूज करा, क्योंकि हमको ये नहीं पता था ना कितनी नाइट्रोजन से कितनी अमोनिया बनती है, तो हमने इक्वेशन से निकाल लिया कितने से कितना बनता है, और फिर जो गिवन है उससे निकाल लिया, ठीक है। आया ना समझ में, तो अपने आप सही आ जाएगा, ठीक है। इसलिए ऐसा करना, ठीक। और तुम यदि वो 4 करके भी करोगे, 12 करके, 8 करके, फिर भी यही आंसर आएगा, उससे भी कर लोगे तो भी यही आंसर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि उससे उतना टाइम्स बढ़ गया है इसका, फिर वही रेशियो निकालोगे तो फिर वैसे के वैसे आ जाएगा, है ना, ठीक है। तो ऐसा, इसीलिए हम सिंपलेस्ट रेशियो में बैलेंस करना है इसको, ठीक है ना। देखो एक तो ये तरीका हुआ, अब एक इसका अल्टरनेट मेथड, अल्टरनेट है ना दूसरा तरीका ये है कि पहले हम N2 को मोल में बदल लें, जितना N2 हमें गिवन है उसको मोल में बदल लें, ठीक है। देखो दो तरीके, एक तो हमने क्या करा, जो रिएक्शन में दिया है उसको ग्राम में बदला, है ना। दूसरा तरीका है जितना गिवन है उसको काय में बदल ले, मोल्स में बदल ले, ठीक है। तो मोल्स ऑफ, है ना, N2 गिवन क्या होगा, उसका गिवन मास डिवाइडेड बाय उसका मोलर मास, ठीक है। गिवन मास कितना दिया था हमको 56, और मोलर मास कितना होता है 28, मतलब कितने आ गए 2 मोल N2, ठीक है। तो इसको मोल में कन्वर्ट कर लिया। अब ये निकाल लो कि 2 मोल N2 से कितना मोल NH3 बनेगा। तो पहले इक्वेशन पे जाए, इक्वेशन में क्या हो रहा है, 1 मोल N2 से कितना बन रहा है, 2 मोल NH3 बन रहा है।
तो 2 मोल N2 से कितना बन जाएगा, 4 मोल NH3 बन जाएगा। और हाँ अच्छा अच्छा, हाँ इसलिए फिर गड़बड़ आ रहा होगा, है ना। हाँ तो देखो, है ना, अब यहाँ क्या हुआ, 1 मोल बाय इक्वेशन, बाय रिएक्शन, ये थेरोटिकल है कि 1 मोल N2 गिव 2 मोल NH3, सो 2 मोल N2 गिव्स कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 4 मोल NH3। अब इसको हमको पूछा तो मास था, तो हम मास में कन्वर्ट कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, मास ऑफ NH3 इज इक्वल टू क्या होगा, मोल्स इंटू मोलर मास। ये किसका मोलर मास, अब NH3 का, तो 4 इंटू 17 मतलब कितना आ गया, 68 ग्राम। ठीक है ना, तो दोनों तरह से आंसर सेम आएगा। ठीक है, एक बार क्या करा हमने, मास में कन्वर्ट कर लिया, एक बार मोल्स में करके कर लिया। तो अब आपको जो इजी पड़े उसमें कर सकते हो, लेकिन इसका एक थोड़ा सा तरीका है, यदि आपको आंसर मास में पूछा है तो फिर ऐसा करो, फर्स्ट वाली मेथड, आंसर मोल में पूछा है तो सेकेंड वाली मेथड, फिर एंड में कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा, पहले ही कन्वर्ट कर। ठीक है, तो यदि मोल्स में आया है तो मोल्स में निकाल लो, मास में आया तो मास में निकाल लो। ठीक है, आया, समझ में आया सबको, है ना। ऐसे देखो, इसको क्या कर लेंगे हम, सॉल्व कर लेंगे। ठीक, तो उससे इसको बोलते हैं हम स्टाइशियोमेट्री, कि हमने क्या करा, बिना उसके, हमने बिना बनाए अमोनिया ये निकाल लिया कि इतना अमोनिया बनेगा। ठीक है, इतने N2 से, लेकिन क्या चाहिए उसको, H2 चाहिए उतना, है ना, तो हमको क्वेश्चन में दे रखा था इनफ H2। ठीक है, लेकिन इसका भी मास दे रखा होता तो फिर ये गलत हो जाता। फिर नहीं बैलेंस कर, फिर एक और चीज करना पड़ती है, वो अभी हम थोड़ा बाद में करेंगे, एक दो क्वेश्चन और इसके करें फिर उसको करेंगे, उसको बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, हाँ लिमिटिंग रिएजेंट, वो अभी इसके बाद करेंगे। ठीक है, आया ये अच्छे से आया समझ में। ऐसे एक और चलो सिंपल सा करते हैं, एक और, फाइंड, हाँ फाइंड मास ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO ना, मैग्नीशियम ऑक्साइड, है ना, formed by the reaction of 72 gram of magnesium with enough, या एक्सेस भी लिखा हो सकता है, विथ एक्सेस या इनफ ऑक्सीजन। हाँ O2 देखो, है ना, जब भी हम इसकी बात करेंगे स्टाइशियोमेट्री की तो हमेशा O2 लेना। Mg मैग्नीशियम को मैं बताया था, देखो जितने भी मेटल हैं उनको हमको एटम पता नहीं होते, एटॉमिसिटी, तो उनको सिर्फ वही लिख दे। ठीक है, तो हाँ, तो देखो अब रिएक्शन क्या हो जाएगी, 2Mg प्लस O2 गिव्स 2MgO, ये हमारी रिएक्शन बन गई, है ना। ठीक है, अब हमें इसका कितना गिवन है, 72 ग्राम, और ये निकालना। ठीक है, तो बस अब हम बाकी भूल जाएं, ऑक्सीजन सिर्फ इन दोनों को लेना। हाँ 2 मोल ऑफ Mg गिव्स, हाँ कितना होगा, 2 मोल ऑफ MgO। ठीक है ना। अब इसको मास में कन्वर्ट करना है, Mg का कितना होता है, 24 Mg का कितना होता है, 24। ठीक है, तो 2 मोल Mg मतलब 2 इंटू 24 मतलब 48 ग्राम, तो 48 ग्राम Mg यूज 2 मोल MgO का कितना होगा, 24 प्लस 16 कितना हो जाएगा, 40, तो 2 इंटू 40 इक्वल टू 80 ग्राम MgO। ठीक है, सो 72 ग्राम Mg गिव्स 72 ग्राम Mg गिव्स 80 अपॉन
48 इंटू 72 कितना आएगा? हाँ, या 24 टूजा हो गया, 24 थ्रीजा हो गया, ये 12 से कर दो, है ना, और ये 40, मतलब कितना आ गया? 120 ग्राम एमजीओ। ठीक है, तो इससे क्या बन गया? 120 ग्राम एमजीओ बन। ठीक है, आया, समझ में आया? तो देखो ऐसे कर देंगे, हाँ, मतलब यही वाला। हाँ, देखो यदि लेकिन इसकी जब पूछते तुमसे फाइंड मोल्स ऑफ एमजीओ, तो फिर बेटर रहता कि पहले हम 72 डिवाइडेड बाय 24 कर लें, 3 मोल, तो फिर हो जाता है 2 मोल से 2 बन रहा है, तो 3 से कितना बनेगा? 3, बस ये आंसर हो जाए। तो जब मोल में पूछा है ना, तो बेटर होता है मोल में कन्वर्ट करना, उससे फिर शॉर्ट हो जाए। ठीक है, और यदि ऐसे पूछा हुआ है तो फिर ग्राम में करो फिर, है ना, नहीं तो फिर वो 3 मोल निकाल के मल्टीप्लाई बाय 40 करना पड़ता, तो भी वही आ जाता। ठीक है, बस हमको देखो आना चाहिए, है ना, दोनों चीजें आना चाहिए। ठीक है, बस, और कोई भी एक मेथड बिल्कुल अच्छे से आना चाहिए, और ग्राम को मोल में कन्वर्ट करना, मोल को ग्राम में कन्वर्ट करना, ये आना चाहिए, है ना, तो फिर हमेशा फिर वो करेक्ट ही रहेगा। ठीक है, वो फिर गलत नहीं होगा। ठीक है, आया, अच्छे से आया समझ में? ऐसे देखो, है ना। अब मान लो ये पूछ लेते इसमें, हाउ मच ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड इन दिस, है ना, इन द वो एग्जाम्पल, हाउ मच ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड। तो देखो अब तो क्या है, वैसे ये 3 चीजें हैं, तो इससे भी निकल सकता है 120 माइनस 72, है ना, तो उतनी ऑक्सीजन आएगी। लेकिन यदि हमको नॉर्मल तरीके से निकालना, तो हम कैसे निकालेंगे? इस ढंग से निकालेंगे, ठीक है ना। एक बार उसको भी करते हैं, फिर हम लिमिटिंग रिएजेंट पढ़ेंगे थोड़ा सा। ठीक है, जैसे अब हमको देखो, अब हमको ऑक्सीजन निकालना, तो हम क्या लिखेंगे? 2 मोल मैग्नीशियम रिक्वायर, अभी ये भूल जाना, एमजीओ हमने निकाला था, ये भूल जाओ, है ना। अब हमको क्वेश्चन क्या है? हाउ मच ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड टू रिएक्ट विथ 72 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम। अब हमारा क्वेश्चन ये हो गया। ठीक है, हमको नहीं पता कि वो 120 बन रहा है। ठीक है ना, आंसर वही लाएंगे, मगर उसको नहीं करना। हाँ, तो 2 मोल मैग्नीशियम रिक्वायर 1 मोल ऑक्सीजन, ये बाय द इक्वेशन, कि 2 मोल मैग्नीशियम के लिए 1 मोल लग रहा है। 2 मोल मैग्नीशियम मतलब 48 ग्राम मैग्नीशियम रिक्वायर 32 ग्राम ऑक्सीजन, तो 72 ग्राम मैग्नीशियम रिक्वायर 32 बाय 48 इंटू 72, फिर वही हो गया 24 टूजा 24 थ्रीजा 16 इंटू 3 48 ग्राम। ठीक है, इससे भी आ जाता 120 माइनस 72 48 है। ठीक है, तो जिसका पूछा है ना, वो निकालना है हमें। ठीक है, जिसका भी ऐसा पूछा हो वो हम निकाल देंगे, तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, ठीक, चलो अब एक और करते हैं। हाँ, ऐसा लिखो है एक और क्वेश्चन। अब वो जो बेंजीन वाला जो मैंने बैलेंस करी थी ना, उस पे करते हैं, उस इक्वेशन का करते हैं कुछ। ठीक है, हाँ, ऐसा लिखो, फाइंड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, फाइंड, हाँ यो, फाइंड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन required for लिखो, required for complete combustion of, required for complete combustion of benzene C6H6। वो देखो, कहीं भी प्रॉब्लम आएगी वो मैं बताऊंगा। ठीक है, लेकिन मैं जा रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा चीजें हम करते जाएं, तो कि जिससे क्या हो, सबके फॉर्मूले आ जाएं, सबका वो आ जाए, अलग अलग टाइप का क्वेश्चन समझ में आ जाए, है ना। कि फाइंड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट कंबशन ऑफ बेंजीन, और ब्रैकेट में लिख लो 100 ग्राम, टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कभी यदि नहीं भी दिया हो CO2 और H2O, तो किसी भी हाइड्रोकार्बन को यदि कंप्लीटली बर्न करो तो CO2 और H2O ही मिलता है ना। ठीक है, ये याद रखना, वैसे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे भी
कि कभी भी किसी भी हाइड्रोकार्बन मतलब कार्बन और हाइड्रोजन का कोई भी कंपाउंड, यदि उसको कंप्लीटली बर्न करो तो हमेशा CO2 और H2O मिलेगा, ठीक है ना। हाँ, तो आप लिखो, देखो इस क्वेश्चन से आपको दोनों रिएक्टेंट पता चल गए, दोनों प्रोडक्ट पता चल गए, तो अब आप रिएक्शन लिख सकते हो, है ना। क्या आएगी रिएक्शन, क्योंकि हमें दोनों रिएक्टेंट भी पता चल चुके हैं, दोनों प्रोडक्ट भी। वो ऐसे ही क्वेश्चन देंगे कि आपको ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगी। C6H6 प्लस O2, है ना, ये हो गए रिएक्टेंट, गिव्स CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर H2O, है ना। अब वही बैलेंस करने के लिए देखो वही तरीका यूज कर लेना, है ना, कि यहाँ 3 लगा दो, ये सॉरी यहाँ 6 लगा दो, यहाँ 3 लगा दो, फिर 15/2 करके 2 से उसको मल्टीप्लाई कर दो, मतलब क्या आ जाएगा, अभी हम पूरा ही कर लेते हैं, 2 15 6 नहीं 6 नहीं 12 और 6, ये आ जाएगा 2 15 12 6, ठीक है, ये हमारा आ गया, है ना। अब हमें जो गिवन है, चाहो तो उसको ऊपर लिख लो, इसके 100 ग्राम बेंजीन। अब हमें बाकी से कुछ भी लेना देना नहीं, सिर्फ क्या पूछा है आपको, ऑक्सीजन कितनी रिक्वायर्ड होगी, तो ऑक्सीजन के ऊपर क्वेश्चन, है ना, हमको सिर्फ इसका निकालना है, बाकी से हमको अब कुछ भी मतलब नहीं होता, बाकी का सिर्फ उपयोग होता है बैलेंस करने में, ठीक है। उसके बाद हमको उसको भूल जाना है। अब इन दोनों का क्या रिलेशन है, 2 मोल बेंजीन रिक्वायर 15 मोल, है ना, हाँ, ऑक्सीजन, ठीक है। 2 मोल बेंजीन, अब देखो इस क्वेश्चन में थोड़ी थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, इसका मोलर मास निकालना पड़ेगा, है ना, तो कितना आएगा 78, 12 इंटू 6 प्लस 1 इंटू 6, है ना, तो आ जाएगा 2 इंटू 78 ग्राम, है ना, ठीक है। C6H6 रिक्वायर 15 इंटू 32 ग्राम O2, ठीक है, ऐसे ही रहने दो, अभी मत करो उसको मल्टीप्लाई, है ना, एंड में कर लेना सब। हमेशा देखो कोशिश ये करना है कि कैलकुलेशन एक साथ इकट्ठे कर लो सब, फिर एक साथ करो, तो हो सकता है कुछ कैंसिल हो जाए, कुछ हो जाए, है ना, तो बार बार मेहनत नहीं करना। अब हमको कितना दे रखा है, 100 ग्राम, 100 ग्राम बेंजीन रिक्वायर 15 इंटू 32 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 78 इंटू 100, है ना। अब कितना हो जाएगा, 3 9 39 और ये 16, अब ये भी कैंसिल हो जाएगा ना 3 से, 3 5 सा और ये 13 आ गया, है ना। अब तो इसको वो करना ही पड़ेगा, है ना, 5 इंटू 16 इंटू 50 अपॉन 30, है ना, इतने ग्राम ऑक्सीजन क्या होगी रिक्वायर्ड, ठीक है। वो अब 100 ऐसा डिजिट था ना कि डेसिमल में आएंगे आंसर, है ना, क्योंकि वो बिल्कुल एकदम मल्टीपल नहीं है इसका, ठीक है। लेकिन फिर भी देखो जितना एंड में करोगे ना उतना कैलकुलेशन थोड़ा शॉर्ट होगा, है ना, बजाय कि स्टार्टिंग में करने का, नहीं तो क्या होगा, पहले भी मेहनत करो फिर बाद में भी मेहनत करना पड़ेगी, ठीक है। इसलिए कोशिश सभी में ऐसी, देखो ये एक टेक्निक थी, हमारे टीचर ने बताई थी शायद 9th 8th 9th में, कि कैलकुलेशन एकदम एंड में करा, सब इकट्ठा कर लो और आखिरी में करो, 300, ठीक है। अब देखो आंसर मुझे नहीं पता है ना, अब ये आप लोगों को जो भी है ना सबका वही आ रहा है क्या, हाँ 307.6 ग्राम, देख लेना जो भी आ रहा हो, देखो, है ना, मैं आंसर पर हमारा वो नहीं, मेथड ऐसी करना है, ठीक है। दूसरा भी कर सकते थे, पहले ही मोल्स निकाल के मोल्स में भी कर सकते थे इसको सॉल्व, और बाद में फिर 32 का मल्टीप्लाई करके ग्राम में कन्वर्ट कर सकते थे, ठीक है। तो ऐसे देखो, ऐसे हमारी ऑक्सीजन आ गई, तो अब हमको बेंजीन को जब भी जलाना है पूरा पूरा ऐसे निकाल लो और उतनी ऑक्सीजन उसको सप्लाई कर दो, थोड़ा हीट कर दो तो बेंजीन जल जाएगा, है ना, ऐसे ही निकालते हैं, है ना। जैसे अब ये पेट्रोल है, अब देखो, हाँ, है ना, यही आ रहा है, हाँ ठीक है। तो देखो
क्या है कि यदि मान लो जैसे पेट्रोल है ना, पेट्रोल से कितने मोल पेट्रोल से ये सब जो भी बनेगा उससे भी CO2 H2O ये सब बनता है ना, वो तो कितनी इसमें हीट निकलती है, नहीं मैं पेट्रोल की बात नहीं कर, निकालना नहीं हमको, ठीक है, कितनी हीट निकलती है वो निकाल लेते हैं। अब हमको उससे पता लग जाता है कि इतनी हीट मिलेगी उस इंजन को, हीट मतलब एनर्जी है ना, तो वो इंजन इतनी दूर चलेगा तो उसमें कितना पेट्रोल डालना पड़ेगा, है ना, ये उपयोगी है ये सब, है ना, डे टू डे लाइफ में यूज होता है इसका। ये वो कंपनी निकालती है, पहले उसको चला चला के देखते हैं, है ना, कितना चल सकता है, वो मैक्सिमम का हमको बता देते कि ये एवरेज देगी वो, है ना। अब हमको पता है उतना देगी नहीं, तो उस हिसाब से हम कहीं भी जाना हो तो उसका थोड़ा बहुत कम ज्यादा करके उतना पेट्रोल डलवा लो उसमें। इससे ही निकलता है कंबशन से, क्योंकि उस इंजन में भी क्या हो रहा है कि कोई ना कोई हाइड्रोकार्बन है, तो वो भी हाइड्रोकार्बन है, पेट्रोल भी, है ना, डीजल भी हाइड्रोकार्बन है ना, हमारी जो CNG होती है वो भी हाइड्रोकार्बन, मीथेन होती है, ठीक है, हाँ सब हाइड्रोकार्बन है ज्यादातर हमारे फ्यूल्स, है ना। तो उसको वो करके फिर ये निकालते हैं। अभी कुछ समय से क्या करने लगे, पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने लगे, है ना, 10% इथेनॉल मिलाने लगे। तो 10% इथेनॉल मिलाने से भी पेट्रोल की प्रॉपर्टी वही रहती है, मतलब वो इथेनॉल भी पेट्रोल जितना काम करने लगता है ना। हाँ ब्राजील में वैसे सबसे ज्यादा होता है, लेकिन आज ही न्यूज़पेपर में आया कि इथेनॉल बनाने में वाटर बहुत कंज्यूम होता है ना, तो उससे ब्राजील में थोड़ा वाटर लेवल की वो आई है, तो इस पे इंडियन मतलब ऐसा आया है किसी का कि इंडियन गवर्नमेंट को शुरू से इस बात का ध्यान रख के इसको प्रमोट करना चाहिए। हाँ हाँ नहीं, अब वो तो खैर है ही, वो तो अब देखो वो तो उसके पर्सनल व्यू है ना, एक्चुअल क्या है वो तो बहुत रिसर्च के बाद पता चलता है कि एक्चुअल क्या फर्क पड़ रहा है, वो तो एक पर्सनल व्यू है, इन्वायरमेंटलिस्ट है कोई, उसका एक पर्सनल व्यू है ऐसा, ठीक है। बाकी हमें काफी फायदा होगा कि पेट्रोल की बचत होगी, तो हमें पेट्रोल बाहर से मंगाना पड़ता है, तो उसकी जगह 10% बचत हो जाएगी, है ना, ऐसा, ठीक है। तो ये इसको बोलते हैं कंबशन रिएक्शन, है ना। अब इस कंबशन में जितनी एनर्जी निकलती है उससे होता है, जैसे हमारी बॉडी है उसमें ग्लूकोज बर्न होता है, वो निकाल लेते हैं। फिर ये खिलाड़ियों और इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि इतनी एनर्जी लो तो इतना आप वर्कआउट करना पड़ेगा कि जिससे वेट नहीं बढ़े, ये नहीं हो, है ना, सब ऐसे निकलता है, पूरा टेक्निकल तरीके से होता है सब कुछ, ठीक है ना। ये और हम करेंगे किसमें, थर्मोडायनामिक्स में, ठीक है, वहां पर हम इस चीज को और करेंगे, ठीक है। आया समझ में कैसे निकालना है। अब इसी में मान लो क्वेश्चन में पूछते हाउ मच वाटर इज प्रोड्यूस, है ना, हाँ इसको आगे लिख लो, इन द अबव क्वेश्चन फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस, कि कितना वाटर बन रहा है इससे। इन द अबव क्वेश्चन फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस, कैसे करेंगे अब उसको वाटर के लिए, हाँ हाँ 2 मोल, हाँ C6H6 प्रोड्यूस 6 मोल वाटर, तो 2 into 78 ग्राम बेंजीन प्रोड्यूस 6 into 18 ग्राम वाटर, वाटर का मोलर मास 18 होता है, तो 100 से कितना, 100 ग्राम प्रोड्यूस, 6 into 18 अपॉन 2 into 78 इंटू 100, या हम O2 से भी निकाल सकते थे, O2 हमारे पास आ गया था, उससे भी निकल सकता है, दोनों से कर सकते, फिर उसके लिए 15 से 6, है ना, ऐसे करना पड़ता, ठीक है। तो आप जितना भी आए इतना क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा, ठीक है। तो हम सब निकाल सकते हैं, CO2 कितनी बनेगी, ये कितनी बनेगी, हर चीज निकल सकती है इससे, ठीक है। तो ये, और साथ में यदि हमको हीट भी मेजर कर लें तो हमें ये भी पता चल जाएगा कितनी एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, है ना, वो भी पता लग जाता है, ठीक है। तो वो हम पढ़ेंगे थर्मोडायनामिक्स, ठीक है। तो देखो इसको बोलते हैं सिंपल स्टाइशोमेट्रिक प्रॉब्लम्स, ठीक है, हाँ ये सिंपल एकदम, है ना, ठीक है, सबसे पहली स्टेज है ये, ठीक है, ये सबसे पहले ये आएगा। अब हम इससे थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, डालो इसी मतलब स्टाइशोमेट्री में ही लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटिंग रिएजेंट देखो, अब ये हमको बहुत अच्छे से आना चाहिए, है ना, लिमिटिंग रिएजेंट, क्योंकि आपको ज्यादातर क्वेश्चन जो बाद में आएंगे वो इस पर आएंगे, लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। देखो नाम से भी थोड़ा सा वो है, लिमिटिंग मतलब कोई चीज को लिमिट कर रहा है ना, वैसा, ठीक है। तो अब जब कोई भी रिएक्शन होती है तो उसमें मान लो 2 रिएक्टेंट है ना, या 2 से ज्यादा भी है,
ठीक है, उनकी सबकी क्वांटिटी अलग अलग है, तो कोई एक ऐसा रिएक्टेंट होगा जो पहले खत्म हो जाएगा, है ना, और बाकी के हो सकता हो बाद में खत्म हो, या सब बराबरी में खत्म हो तो सभी एक जैसे हो जाएंगे। अभी तक हमने वो करा है कि सब बराबर बराबर थे हमारे पास, जितना जितना चाहिए था उतना सब कुछ था, है ना, लेकिन यदि कम ज्यादा हो, ठीक है, हाँ, तो ऐसा लिखो, लिमिटिंग रिएजेंट इज दैट रिएक्टेंट, लिमिटिंग रिएजेंट इज दैट रिएक्टेंट which exhaust completely, which exhaust completely during the reaction, मतलब जो पूरा खत्म हो जाए ना, limiting reagent is that reactant which exhaust completely during the reaction, मतलब एंड हो जाए ना, वो खत्म हो जाए, वो नहीं बचे, उसको बोलते हैं हम लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। और उसके अलावा जो बच जाते हैं, जैसे मान लो मैग्नीशियम से ऑक्सीजन ने रिएक्ट करा, हो सकता है मैग्नीशियम पहले ही खत्म हो गया, है ना, ऑक्सीजन बच गया, तो उसको क्या बोलते हैं, एक्सेस रिएजेंट, है ना, ये भी पहले लिख लो, एक्सेस रिएजेंट। हाँ, तो द रिएक्टेंट विच रिमेन्स unreacted, the reactant which remains unreacted after completion of reaction, the reactant which remain unreacted after completion of reaction is called excess reagent, है ना, उसको हम excess reagent बोलते हैं, ठीक है, जो क्या हो जाता है और बच जाता है ना, कि पूरा पूरा रिएक्ट नहीं करता, दैट इज कॉल्ड एक्सेस, ठीक है ना। हाँ, अब नीचे नीचे एक लाइन और लिखो, देखो अब आप ये बताओ, अच्छा, कि मान लो ये कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स CO2, ठीक है ना, अब इसमें से मान लो ऑक्सीजन पहले खत्म हो गया, है ना, कार्बन बच गया, तो कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी किस पे डिपेंड करेगी, इस पे किस पे, ऑक्सीजन, जो खत्म हो जाएगा, क्योंकि जैसे ये खत्म हुआ रिएक्शन अपने आप रुक जाएगी, क्योंकि जब तक कार्बन को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा नहीं, है ना, तो क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट किस पे डिपेंड करेगी, जो लिमिटिंग रिएजेंट होगा, मतलब जो पूरी तरह से खत्म हो जाता है, ठीक है, और क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं, यील्ड बोलते हैं ना, उसको टेक्निकल उसमें यील्ड बोलते हैं, यील्ड, हाँ ऐसा लिखो, अब नीचे है ना अलग से लाइन लिखना, द यील्ड और क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट, यील्ड और अमाउंट लिख लो, क्वांटिटी लिख दो, ऑफ प्रोडक्ट डिपेंड्स ऑन लिमिटिंग रिएजेंट, है ना, जो पहले खत्म होगा, क्योंकि आप देखो क्यों वैसा होगा, क्योंकि जैसे ही खत्म हुआ रिएक्शन अपने आप रुक जाएगी, है ना, क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड बनने के लिए उसे दोनों चाहिए, अकेले से तो बन नहीं सकता, है ना, इसलिए क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट पे डिपेंड करेगा प्रोडक्ट की क्वांटिटी। नहीं, कैसे बना सकता है, जब उसके पास ऑक्सीजन है ही नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए भी CO चाहिए, है ना, जब ऑक्सीजन खत्म ही हो गई तो रिएक्शन ही स्टॉप हो जाएगी, फिर कुछ भी नहीं हो सकता। हम हाँ ये कहते हैं कि लेस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन कर दी तो हो सकता हो कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाए, है ना, लेकिन यहां हम क्या बोल रहे हैं, खत्म ही हो गया ऑक्सीजन, है ना, या कार्बन पहले खत्म हो जाता तब भी बनना बंद हो जाता, है ना, कोई भी चीज, क्योंकि इसके लिए दोनों जरूरी है ना, तभी बनेगा, ठीक है, तो प्रोडक्ट किस पे डिपेंड करेगा, हमेशा लिमिटिंग रिएजेंट पे डिपेंड करेगा, ठीक है ना। तो अब हमको यदि CO2 पूछे ये दोनों की क्वांटिटी देके, तो सबसे पहला काम हमें क्या निकालना पड़ेगा, लिमिटिंग रिएजेंट, फिर निकल पाएगी इसकी क्वांटिटी, ठीक है, क्या, हाँ बस वही वही हम करेंगे एक क्वेश्चन से, ठीक है, हाँ ऐसा लिखो, इसी का करते, हाँ ऐसा लिखो, 24 ग्राम ऑफ कार्बन, 24 ग्राम ऑफ कार्बन
reacts with reacts with 48 gram of oxygen to form carbon dioxide. To form carbon dioxide. Find quantity of carbon dioxide produced, है ना. अब हमको इसकी क्वांटिटी निकालना है. अब हमें दोनों चीजें गिवन है. इसका दे रखा है 24 ग्राम और इसका दे रखा है 48 ग्राम. और अब पूछा है इसका, है ना. अब अभी तक तो हम क्या करते थे, किसी एक का दिया होता था उससे निकाल लेते थे, है ना. लेकिन अब दोनों के दे रखे हैं. अब आप इससे निकालोगे तो अलग आंसर आएगा, इससे निकालोगे तो अलग आंसर आएगा, है ना. इसका मतलब वो गलत है ना. क्यों? तो अब हमको जब दोनों दे रखे हो, है ना, तो लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन कैसे पहचानेंगे? जब आपको दोनों की क्वांटिटी दे रखी है ना, उससे पहचाने. ठीक है, एक की दे रखी है तो डायरेक्ट निकाल. जब दोनों की दे रखी है तो सबसे फर्स्ट काम क्या होता है? टू फाइंड लिमिटिंग रिएजेंट. टू फाइंड लिमिटिंग रिएजेंट. ठीक है ना. अब देखो, लिमिटिंग रिएजेंट के लिए क्या करेंगे? या तो हम ये निकाल ले कि 24 ग्राम कार्बन के लिए कितना ऑक्सीजन रिक्वायर्ड, या ये निकाल लें 48 ग्राम ऑक्सीजन के लिए कितना कार्बन रिक्वायर्ड. दोनों तरह से निकल सकता है. दोनों में से किसी एक के गिवन के लिए दूसरे की क्वांटिटी निकाल लो, है ना. तो देखो, अब हम कार्बन से निकाल लेते हैं, है ना. तो देखो, अभी बाय इक्वेशन या रिएक्शन के अकॉर्डिंग क्या है? 1 मोल कार्बन रिक्वायर 1 मोल ऑक्सीजन, है ना. 1 मोल कार्बन के लिए 1 मोल लगी. 1 मोल कार्बन मतलब कितने ग्राम? 12 ग्राम. 12 ग्राम कार्बन रिक्वायर 32 ग्राम ऑक्सीजन, है ना. ये तो हमें थ्योरेटिकल चीज आ गई. लेकिन प्रैक्टिकली हमको कितना दे रखा है? 24. अभी दूसरे का भूलो, है ना, भूल जाओ. एक से पहले दूसरा निकालो जब भी लिमिटिंग रिएजेंट निकालो. सो 24 ग्राम कार्बन रिक्वायर 32/12 इंटू 24, 64 ग्राम ऑक्सीजन. ठीक है, मतलब 24 ग्राम कार्बन के लिए हमें ऑक्सीजन कितनी चाहिए? 64 ग्राम. और ऑक्सीजन दी कितनी है? 48, मतलब कम है. तो इसका मतलब ऑक्सीजन पहले ही खत्म हो जाएगी ना. जब तक 24 रिएक्ट करेगा उसके बहुत पहले ही खत्म हो चुकी होगी ऑक्सीजन. तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा आ गया? ऑक्सीजन. ठीक है, देखो ये समझ में आया ना कैसे निकला. यदि हमने ऑक्सीजन निकाला है तो उसकी क्वांटिटी ज्यादा आई है गिवन से, तो वो खुद लिमिटिंग रिएजेंट. और यदि ये कम आ जाती, है ना, तो इसका मतलब ये ज्यादा था, तो इसका मतलब लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा हो जाता? कार्बन हो जाता. ठीक है, तो जिसका भी निकालो, यदि उसकी क्वांटिटी गिवन से ज्यादा आई तो वो खुद लिमिटिंग रिएजेंट, और यदि गिवन से कम आई, मान लो 48 से कम आती, तो कार्बन इज लिमिटिंग रिएजेंट, दूसरा वाला लिमिटिंग रिएजेंट. ठीक है, मतलब हमको निकालने की जरूरत नहीं है, एक से ही दोनों का काम चल रहा है ना. आया समझ में? आया अच्छे से, है ना. और करेंगे 1-2 क्वेश्चन. तो देखो अब क्या आ गया हमारा? वी रिक्वायर 64 ग्राम ऑक्सीजन, बट ऑक्सीजन वी हैव ओनली 48 ग्राम ऑक्सीजन, सो ऑक्सीजन इज द लिमिटिंग रिएजेंट. तो आपको हो सकता है क्वेश्चन में ये भी पूछा हो, फाइंड लिमिटिंग रिएजेंट. तो आपको पहले लिखना पड़ेगा ऑक्सीजन इज लिमिटिंग रिएजेंट. ठीक है, बिकॉज क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन इज लेस देन रिक्वायर्ड फॉर 24 ग्राम ऑफ कार्बन, है ना. गिवन से देखना है. ठीक है, तो अब हमारा प्रोडक्ट सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा? ऑक्सीजन पे. अब कार्बन से हमको कोई मतलब नहीं, है ना. कार्बन एक्सेस बच जाएगा. ठीक है, बाद में वो भी निकालेंगे कितना बचेगा वो. ठीक है, हाँ. तो अब इसका सेकेंड पार्ट क्या करना पड़ेगा? टू फाइंड, किसको फाइंड करना है? टू फाइंड क्वांटिटी ऑफ CO2. क्वांटिटी ऑफ CO2, है ना. CO2 की क्वांटिटी को फाइंड करना. तो वो किस पे डिपेंड करेगी? ओनली ऑन ऑक्सीजन. ठीक है, तो अब बस अब हम किसका रिलेशन बनाएंगे? ऑक्सीजन और CO2 का. ठीक है, 1 मोल ऑक्सीजन गिव 1 मोल CO2. ठीक है,
मतलब 32 ग्राम ऑक्सीजन गिव 44 ग्राम CO2 है ना। 1 मोल CO2 में क्या हुआ 12 प्लस 16 इंटू 2 है ना, तो 44 ग्राम CO2। अब निकालेंगे इससे, देखो कुछ कुछ बच्चे कभी कभी मैंने ये भी गलती करते देखा, वो 64 से निकालते हैं, जबकि ये 64 तो थेरोटिकल चीज है कि रिक्वायर्ड था, है कितना ऑक्सीजन 48, तो 48 से निकालना है ना। तो 48 ग्राम ऑक्सीजन गिव 44 अपॉन 32 इंटू 48, तो कितना आ जाएगा 16 24, 4 से ही कर दो, 4 4 जा 4 6 जा 11, हाँ 66 ग्राम CO2। देखो इतनी CO2 क्या हो जाएगी, बनेगी, है ना, सिर्फ इतनी बनेगी। अब ये नहीं बनेगी 24 प्लस 48, है ना, क्योंकि वो कार्बन बचा हुआ होगा 100%, ठीक है। कार्बन के साथ रिएक्ट करिए, उसमें कार्बन का अमाउंट कितना है? हाँ अब हम उसको निकालते हैं, अब इसके बाद वही करेंगे, ठीक है। हाँ तो देखो इतना आया समझ में, है ना। हाँ एक बार इसको पूरा कर लिया ये वाला, है ना, ऐसे CO2 वैसे ही करना है। वो अब तो क्वेश्चन नॉर्मल हो गया था कि 48 ग्राम O2 से कितना CO2 बनेगा, नॉर्मल हमारा पहले ऐसा हो गया। हाँ अब इसके आगे ऐसा लिखो, फाइंड, हाँ फाइंड इन द अबोव प्रॉब्लम find amount of carbon remaining after the reaction, कितना कार्बन बच गया, ठीक है। अब उसको निकालना, तो जब भी ऐसा निकालना हो कि कौन कितना ये बचा है, तो अब आप उल्टा रिलेशन बनाओ, इतने ऑक्सीजन के लिए कितना कार्बन लगेगा ये निकाल, ठीक है, क्योंकि अब हमको ये पता चल गया कि ऑक्सीजन लिमिटिंग है, तो इतने ऑक्सीजन के लिए कितना कार्बन लगेगा। तो अब हम क्या करेंगे, ऐसा करो 1 मोल ऑक्सीजन रिक्वायर 1 मोल कार्बन, ठीक है, मतलब 30, जो देखो जो फाइंड करना होता है उसको बाद में लिखो, ठीक है, तो कार्बन का फाइंड करना है, तो 32 ग्राम ऑक्सीजन रिक्वायर 12 ग्राम कार्बन। तो अब ऑक्सीजन के जितने गिवन है उसके लिए निकाल लो कि उसके लिए कितना कार्बन लगेगा, तो 12 बाय 32 इंटू 48, तो 4 3 जा 4 8 जा 4 4 6 जा, मतलब कितना 18 ग्राम कार्बन रिक्वायर्ड फॉर ये, तो देखो ये आ गया। हाँ 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 हाँ, माइनस करके भी आ जाएगा, 48 को माइनस कर दो तो उतना कार्बन लगा होगा, क्योंकि देखो CO2 में क्या गया, कार्बन और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की तो क्वांटिटी हमको पता है पूरी की पूरी आ गई, बाकी की कहां से आएगी, कार्बन से आएगी, है ना। तो 66 माइनस 48 करोगे तो शायद वही 18 ही आएगा, है ना, ठीक है। लेकिन हमको मान लो ये पूछा ही नहीं होता, फिर ये कैसे निकालना, है ना, तब हम ऐसे निकाल, ठीक है। और ये भी हो सकता है तो इसके साथ और भी कुछ बन रहा हो, है ना, तो फिर हम वैसे नहीं निकाल सकते, वो एक ही प्रोडक्ट बन रहा है तो एक तरीका है निकालने का, है ना, कंजर्वेशन ऑफ मास वाला। लेकिन मान लो एक से ज्यादा, जैसे वो CO2 प्लस H2O भी बन रहा था, तो फिर या तो फिर H2O की निकालो फिर करो, उससे तो अच्छा हम इन्हीं की निकाल लें, ठीक है। तो ऐसे, तो अब हमको पता चल गया कि 18 ग्राम कार्बन ही लगेगा, तो है ना, तो एक्सेस कार्बन या कार्बन रिमेनिंग ना, रिमेनिंग कितना हो गया 24, गिवन जितना था माइनस कितना रिक्वायर्ड हुआ, तो कितना हो गया ये हमारा 8 ग्राम, 8 ग्राम कार्बन लेफ्ट आफ्टर द रिएक्शन, हाँ 6 ग्राम, ठीक है, 6 ग्राम कार्बन लेफ्ट, है ना। तो देखो एंड में हमें क्या क्या चीजें मिलेंगी, 6 ग्राम कार्बन भी मिलेगा और साथ में 66 ग्राम क्या मिल गया, CO2 मिल गया। अब कंजर्वेशन ऑफ मास से बराबर हो जाएगा, दिस प्लस दिस करोगे और 66 प्लस 6 करोगे तो बराबर आ जाएगा, ठीक है। आया समझ में। तो देखो इस क्वेश्चन में आपको और कैसा पूछ सकते थे, वो पूछ सकते थे हाउ मच सॉलिड रिमेन्स आफ्टर द रिएक्शन, ऐसा पूछ लेते। तो क्या होता है, कार्बन होता है सॉलिड, ऑक्सीजन भी गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस होती है, तो आपका सॉलिड सिर्फ कितना बचेगा, 6 ग्राम बचेगा। तो देखो धीरे धीरे जब आप लोग थोड़ा और अच्छे से करने लग जाओगे तो क्वेश्चंस फिर ऐसे भी हो सकते हैं, है ना, कि वो पूछ लेंगे सॉलिड कितना बचा, है ना,
या कितना गैसियस प्रोडक्ट मिला, तो बस वो तो 66 ही मिला, और इतना सॉलिड बच गया। मान लो खुले में करा तो वो तो उड़ जाएगा, तो बचेगा सिर्फ कितना, ये। ऐसे क्वेश्चन भी पूछते हैं, कितना सॉलिड बच गया, कितना लिक्विड बना, कितना ये बना, सब कुछ निकाल सकते हैं इससे। स्टोइकियोमेट्री हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है ना, इसी का यूज होता है कंपनियों में भी, है ना, इन्हीं से वो भी निकालते हैं। लेकिन वो क्या होता है, फिर इसके बाद आपको धीरे धीरे ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे कि इसकी इफिशियंसी मान लो सिर्फ 90% थी, है ना, मतलब कि सिर्फ 90% ही कन्वर्जन हो पा रहा है, बाकी का बचा ही रह रहा, तो जितना बना है उसका सिर्फ 90% ही बनेगा फिर, है ना। तो 66 निकल गया, अब उसका 90, अभी हमने वैसा क्वेश्चन करा नहीं है, करेंगे वो सब भी, है ना। तो आपको आ जाएगा कि इसका, क्योंकि जरूरी थोड़ी कि 100% रिएक्शन हो, है ना, कि कम भी होती है, और 90 मतलब 100% ही ऐसी रिएक्शंस होती है जो 100% नहीं हो पाती, है ना, कुछ ना कुछ उसमें बच ही जाता है। अब हो सकता हो इस कार्बन में कुछ राख ही हो, है ना, जरूर थोड़ी, कुछ मिट्टी भी तो हो सकती है उस कोयले में, मान लो कार्बन की जगह हमने कोयला यूज करा, उस कोयले में मिट्टी भी होगी, तो सब थोड़ी जलेगा, सिर्फ वो जो मिट्टी होगी तो बच जाएगी, है ना। तो फिर इफिशियंसी निकालनी पड़ती है ना, और फिर वो इफिशियंसी निकाल के फिर उनको ये पता होता है इतना कोयला जलाओ तो इतनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, है ना। थर्मल पावर स्टेशन में कोयले से करते हैं, कोयले से पानी को गर्म करके फिर इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, है ना। तो उनको ये सब पता होना चाहिए, नहीं तो कैसे होगा ये सब का, ठीक है। तो ये लोग, इसीलिए आप लोग भी जब आगे जाके इंजीनियर और वो सब बनोगे, है ना, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनोगे तो ये सब काम में आएगा, और हर एक में काम, मैकेनिकल में भी काम में आता है, सॉफ्टवेयर में ही थोड़ा कम काम आता है ना, बाकी ज्यादातर में ये सब चीजें काम में आएगी, ठीक है। तो ऐसा, ठीक है, आया, समझ में आया। तो ये ऐसे हमारा, तो देखो लिमिटिंग रिएजेंट के क्वेश्चंस इस ढंग से होते हैं, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन करते हैं इसका। हाँ, अब ऐसे लिखो कि 8 ग्राम ऑफ मीथेन, 8 ग्राम ऑफ मीथेन। देखो जितने भी कंपाउंड आते जा रहे हैं ना, आप लोग धीरे धीरे इनको याद करते चलना, है ना, इनके फॉर्मूले ही है, ठीक है। हाँ, 8 ग्राम ऑफ मीथेन reacts with 40 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, है ना, एंड फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, है ना। जनरली हाइड्रोकार्बन जब भी होगा तो CO2 और H2O निकलेगा, एंड फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। find amount of water produce, है ना, और भी लिख लो। तो देखो अब भले ये नहीं भी दिया हो तो भी आपको लिमिटिंग रिएजेंट निकालना है, और हो सकता है आपको क्वेश्चन में दे भी दे कि फाइंड लिमिटिंग रिएजेंट, फाइंड अमाउंट ऑफ वाटर, ऐसे भी दे दे, ठीक है ना। और फिर ये पूछेंगे विच इज द एक्सेस रिएजेंट, है ना, ऐसे सब चीजें पूछ सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा, हमें रिएक्शन लिखने पड़ेगा, ठीक है। तो जो दिया है देखो उससे अपने आप रिएक्शन बन जाती है। CH4 + O2 gives CO2 + H2, ठीक है। वैसे ये सभी, है ना, CH4 भी क्या होती है, गैस होती है, ठीक है। मीथेन भी गैस हो, मीथेन, इथेन, है ना, ये सब गैस होती है। 6 कार्बन तक के जितने भी है अल्केन, ये सब गैस ही होते हैं। हेक्सेन भी गैस हो, प्रोपेन से फिर ये चालू। हाँ, कितना आएगा, 2O2 और 2H2। हाँ, तो क्या सही, तो हो गया, सही है, यही। देखो पहले क्या कर लो, इसको हटा लो, है ना, यहाँ पे एक ही है और यहाँ पे 4 बनाना है तो 2 लगा लिए। अब ये 2 और 2 4, तो O2 के पहले क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो सिंपल हो गया। तो इसलिए कुछ दिक्कत ही नहीं है। कोई ऑड नंबर आता तो फिर हम उतने अपॉन उतना लिख के फिर 2 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है। तो कभी भी कंबशन रिएक्शन को ऐसे बैलेंस करना, ठीक। तो ये हमारा आ गया। अब ये कितना दे रखा है, 8 ग्राम, और ये कितना था, 40 ग्राम, ठीक है। तो आप सबसे पहला काम है, जब दो दो दे रखे हैं तो फर्स्ट काम है फाइंडिंग लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटिंग रिएजेंट,
ठीक है, तो अब लिमिटिंग रिएजेंट के किसी एक के गिवन से दूसरे को निकालना, ठीक है। तो अब पहले तो मोल कंसेप्ट, 1 मोल मीथेन हाँ रिक्वायर या रिएक्ट विथ रिक्वायर्ड 2 मोल O2। सबसे पहले थेरोटिकल चीज जो हमें पता है, ठीक है, 1 मोल मीथेन मतलब कितने ग्राम होगा, 16 ग्राम। 16 ग्राम मीथेन रिक्वायर्ड 2 मोल मतलब 64 ग्राम O2, ठीक है। तो 8 ग्राम मीथेन, अब तो ये तो और भी कम हो गई, तो 64/16 इंटू 8 कितना आया, 32 ग्राम O2। अब O2 40 है, मतलब अब क्या हो गया, O2 ज्यादा है, तो इसका मतलब CH4 क्या हो गया, लिमिटिंग, ठीक है। ये देखो दूसरे टाइप का हो गया, ये क्वांटिटी कम आई जिसके गिवन से जो निकाला है ना, तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा हो जाएगा, ये वाला, ठीक है। क्यों, ये 16 ही तो है, हाँ 16 है, 16 4 था, फिर हो गया, ठीक है। तो 32 ग्राम ऑफ O2, ठीक है, बट वी हैव 40 ग्राम O2। सो भले ही देखो ये एक सेंटेंस भी लिख लो, आगे जब देखोगे ना तो काम में आएगा ये, कि 32 ग्राम O2 इज रिक्वायर्ड बट वी हैव 40 ग्राम O2, सो इट इज एक्सेस। ये क्या है, एक्सेस में, दैट्स व्हाई लिमिटिंग रिएजेंट इज मीथेन, है ना। तो ऐसे लिखने में फिर जब नेक्स्ट टाइम करोगे ना तो ध्यान रहेगा कि कैसे करा है हमने, है ना। तो जिसको निकाला है यदि उसकी क्वांटिटी ज्यादा गिवन है तो दूसरा क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट। तो मीथेन इज लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। तो क्वांटिटी ऑफ H2O डिपेंड ऑन मीथेन नॉट ऑन ऑक्सीजन, है ना, ठीक है। तो बस अब मीथेन और H2O का रिलेशन, तो 1 मोल मीथेन गिव, अब गिव आएगा ना 2 मोल H2O, ठीक है। तो 1 मोल मतलब 16 ग्राम मीथेन गिव H2O का 18 इंटू 2 मोल मतलब 36 ग्राम H2O। तो 8 ग्राम, क्योंकि गिवन कितना है, 8 है, तो 8 ग्राम मीथेन गिव 36/16 इंटू 8, 18 आएगा ना, आधा हो गया ना। देखो ये 1 मोल मीथेन था, 8 ग्राम मतलब हाफ मोल मीथेन, है ना, तो 1 से 2 बन रहा है तो हाफ से 1 बनेगा, तो H2O का कितने मोल बने, 1 मोल बना, ठीक है। तो हमें 18 ग्राम तो वाटर मिल जाएगा। CO2 निकालना तो CO2 का निकाल लो, है ना, कि 16 से 44 तो 8 से कितनी, है ना, तो वो 22 ग्राम आ जाएगी, क्योंकि 1 मोल से 1 मोल बन रही है, तो हाफ मोल से कितनी बनेगी, हाफ बनेगी। 8 ग्राम CH4 मतलब 8/16 हाफ मोल CO2, है ना, तो उससे भी कर सकते, ठीक है। तो हमारा O2 लेफ्ट कितना हो जाएगा, 40 माइनस 32, मतलब 8 ग्राम O2 जो होगा वो बच जाएगा, ठीक है। ऐसे आया, अच्छे से समझ में आया। तो दिस इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट, ये है लिमिटिंग रिएजेंट, है ना, और इसी को बोलते हैं, ये दिस इज द बेसिक ऑफ स्टाइशियोमेट्री।